बैक। आज का टॉपिक है हमारा रीजनरेशन इन विच। तो पार्ट 1 पे हम बात करते हैं इन विच रिन्यूअल रिस्टोरेशन एंड ग्रोथ दैट मेक सेल ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवेंट दैट कॉज डिस्टर्बेंस और डैमेज। ओके, मतलब रिन्यूअल होना, रिस्टोरेशन होना, ग्रोथ होना जब कब होना, जब डिस्टर्बेंस और डैमेज के बाद रिपीट सेल की ग्रोथ होती, रिस्टोर होता है, रिन्यू होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि घर का रिन्यू हम कब करवाते हैं, जब वो बहुत ख़राब कंडीशन में होता है, वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, bacteria to human every species it have a regeneration level of regeneration is mediated by the molecule protein of gene regulate regeneration in the biology. How many mainly refer to morphological process that characteristic phenotypic plasticity multicellular organism to repair and maintain the integrity of the physiological and morphological state. Genetic level regenerated fundamentally regulated by asexual cellular process. Regeneration is differ from the reproduction. Okay, genetic level में जो regenerate होता है is fundamentally regulated by the asexual cellular process. ये sexually कोई चीज़ develop नहीं हो रही होती, sexual cellular process नहीं हो रहा होता regeneration में, क्योंकि sexual process के दौरान चीज़ें नई बनी रही होती हैं, वो जनरेट हो रही होती, वो रीजनरेट नहीं हो रही होती। तो रीजनरेशन जो होगा वो एसेक्सुअल प्रोसेस होगा, इसके लिए एगोस्पर्म के फ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इट डिफर फ्रॉम द रिप्रोडक्शन, दैट्स वाई इसको एसेक्सुअल बोला गया। रीजनरेशन इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द डेवलपमेंट इन लेट लाइफ ऑफ द रिस्टोर मिसिंग टिश्यू। ओके, रीजनरेशन कैपेबिलिटी अगर हम हाइड्रा की बात करें, इंटायर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट। प्लेनेरिया की होल एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी, अगर एंटीरियर है हाफ तो वो अपने आप पोस्टीरियर बना लेगा, पोस्टीरियर हाफ है तो एम्फीबिया फुल लिम्ब टेल लेस सीएनएस हीट अदर ऑर्गन। मैमल्स की बात करें, डियर ओनली एंटीलर्स एंड ह्यूमन सम ऑर्गन। इकाइनोडर्मेटा रेप्टाइल हाइड्रा प्लेनेरिया एंड एम्फीबियंस एक्सपिट रिमोटेबल टिश्यू रीजनरेशन, रिमार्केबल टिश्यू जनरेशन। नाउ अब हम बात करते हैं ऑटोटोमी की। सर्व एज द डिफेंसिव फंक्शन एज द एनिमल डिस्टेंस डिटैच अ लिम्ब और टेल टू अवॉइड कैप्चर आफ्टर द लिम्ब और टेल हैज़ बीन ऑटोमनाइज्ड सेल मूव इनटू द एक्शन द टिश्यू विल रीजनरेट। मतलब जब आपने अपने घर में देखा होगा ना, जब लिजर्ड को खतरा फील होता है तो वो अपनी पूंछ को अलग कर देती, तो जो प्रेडेटर होता है वो प्रे की तरफ ध्यान हट के वो उस हिलती हुई पूंछ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो उसी को अपना शिकार समझने लगता है। इस दौरान जो मेन प्रे होता है उसको बचने का समय मिल जाता है और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है हमारी पूंछ तो घर की खेती कभी भी उगाएगी दोबारा ना। लिमिटेड रीजनरेशन ऑफ लिम्ब अकर इन द मोस्ट फिशेस, सैलमेंडर एंड टेल रीजनरेशन टेक प्लेस इन द लार्वल फ्रॉग एंड टोड बट नॉट एडल्ट। अब अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो सैलमेंडर में टेल रीजनरेशन होता है, और लार्वल फॉग के और टेडपोल फॉग का जो लार्वा होता है और टोड्स में, इनमें रीजनरेट होगा, पर ये जब फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे एडल्ट तो इनमें कोई भी जनरेशन नहीं देखने को मिलेगा रीजन। यूजुअली इट इन्वॉल्व ड्रॉपिंग अ सेकेंड ऑफ द टेल and regeneration is a part of the defense mechanism while escaping a predator. If the predator catches the tail, it will discontinue phenomena autotomy. Nematodes and Drosophila are not capable to regeneration as adult. ठीक है, natural ability of living organism to regrow damaged or lost part of the body or reconstitute the whole body from a small fragment during the post embryonic life, as जैसे हम इकाइनोडर्मेटा में स्टाफिस पर, तो स्टाफिस को आप स्मॉल पीसेस में काट दीजिए तो जो स्मॉल पीस होता है वो इंटायर ऑर्गेनिज्म में दोबारा अपने आप को बना लेता है, तो इट्स अ फुल्ली रीजनरेशन पॉसिबिलिटी। Post embryonic development refer to the period of development after embryogenesis. The normal include extensive growth pattern, morphogenesis maintain of the adult form. Regeneration process increase growth, morphogenesis and differentiation. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिजनरेशन में चार, पहले उसका ग्रोथ होगा, उसका शेप चेंज होगा, जैसा वो था उसकी फॉर्म में आना morphogenesis, फिर वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट होगा, फिर वो अपना जो रिटेंशन, वो अपनी जो कैपेबिलिटी है डिवाइड होने की उसको ख़त्म करेगा धीरे धीरे। प्लेनेरिया और हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म हैव अ लॉन्ग सेव्ड हाई कैपेबिलिटी ऑफ द रीजनरेशन, स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी के स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी कैन गिव राइज टू द होल ऑर्गेनिज्म। व्हेन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कट इनटू द मैनी पीस ईच इंडिविजुअल पार्ट रीजनरेट इनटू होल ऑर्गेनिज्म। अगर हम अपर पोर्शन काटते हैं तो वो लोअर बना लेगा, लोअर काटते हैं तो वो अपर बना लेगा, इन बिटवीन काटते हैं तो वो अपर और लोअर दोनों ही बना लेगा। ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रा। फिश लैम्प्रे एंड रीजनरेट इट्स लॉस्ट एंड डैमेज टेल, some fish ability to regenerate of fins. Okay,
डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कॉर्डल फिन्स। इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम ऑल्सो रीजनरेट इन विच इट आउटब्रेक द फायर और पेस्ट बाय न्यू ग्रोथ ऑफ सीडिंग। ऑब्वियसली बात है, इकोसिस्टम के रीजनरेशन को ही हम सक्सेशन बोलते हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन होता है ना, कि कहीं वल्कन वल्कन आया, इरप्शन हुआ तो प्राइमरी सक्सेशन से धीरे धीरे वो उस चीज़ को रीजनरेट करता है, फिर उससे आते सेकेंडरी, फिर प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, और फिर उसके बाद आते हैं मैं नाम भूल रही हूँ, कंपटीटर, शायद मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब हम बात करते हैं स्पॉन्ज और इकाइनोडर्म्स की। हाई कैपेबिलिटी रीजनरेशन मेंटेन नॉट ओनली बाय रिटेंशन और डैमेज इन लॉस्ट पार्ट बट आल्सो बाय कंप्लीट रीजनरेशन इन इकाइनोडर्म्स की बात कर रहे हैं। रेप्टाइल टेल रीजनरेट इन लिजर्ड, मैक्सिलरी बोन ऑफ द क्रोकोडाइल। ऑर्थोपोड्स की बात करें, ये तो ऑटोटॉमी होता है, सम इनिशियल लाइफ एंड ओनली सम लेटरल स्टेज में ही रीजनरेट करते हैं। एम्फीबिया की बात करें, लिम्ब, टेल, जॉ, एक्स्ट्रा गिल्स, रेटिना, टेल, लिम इन लार्वल स्टेज। ओके, सैलमेंडर्स और फ्रॉग और टैडपोल, बट एडल्ट स्टेज में नहीं। बर्ड की बात करें, सम पार्ट ऑफ लिम और ब्रिक ओनली डिपेंड अपॉन द कंडीशन इन डक एंड गूस। अब हम बात करते हैं मैमल्स की। सेलुलर लेवल न्यू सेल जनरेट होती है, ओके, हाई, पर रिपीटेटिव रीजनरेशन, सब कुछ स्पेसिफिकली रीजनरेट होना दोबारा बहुत कम होता है। एंटिलर्स इन डियर हो जाएंगे। स्किन एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक इन आरबीसी, स्किन एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक आरबीसी। फाइजियल रीजनरेशन की बात करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम होता है ना, किसी चीज़ का टाइम। जून से अप्रैल के बीच में डियर के एंटिलर्स जो होते हैं, मेल डियर के, वो खुद फॉल ऑन डाउन हो जाते हैं और रीग्रो होते हैं। हेयर फॉलिकल, स्किन, स्वेट ग्लैंड, कार्टिलेज हैव अ रिपेयरिंग रीजनरेशन होता है, रिपीटेटिवली रीजनरेट होता है। ये मतलब अपने बाल टूटेंगे, उगेंगे, एंटिलर्स के जो टाइम है अब मई टू जून है ना, एक टाइम के अकॉर्डिंग जनवरी टू अप्रैल वो गिरेंगे फिर उगेंगे। अब हम बात करते हैं एनालिटिस में, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर रीजनरेट होता है इन केस ऑफ द एनालिटा। ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमंस में। फाइलोजेनिक रीजनरेशन रिप्लेस ऑफ द सेल टू होम्योस्टैटिक मेंटेन दैट डज नॉट नेसेसरली इंजरी, रीजनरेट ऑफ आरबीसी एंड रीबिल्डिंग ऑफ द फंक्शनल इंडोमिनेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। फंक्शनली इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, क्योंकि इंडोमेट्रियम हमारी हर मंथ पीरियड्स के दौरान रप्चर होती है और फिर वो सेकेंड मंथ के लिए प्रिपेयर होती है कि अगर स्पर्म आ जाएगा तो एग फर्टाइल होके जो हमारी फेज थी मेटाफेज सेकेंड जो स्टॉप फेज में थी वो कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि आगे की सेल डिवीजन के लिए उसके पास सेंट्रियोल नहीं था के पास, वो उसको स्पर्म के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, हाइपरट्रोफी ऑफ द लिवर इस रीजनरेटिव एंड कंपनसेटिव रीजनरेशन, लिवर का रीग्रोथ होना इस कंपनसेशन के अंदर आएगा। द ओरिजिनल मास ऑफ लिवर इज रीस्टेबलाइज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू अमाउंट ऑफ लिवर रिमूव फॉलोइंग पर्टिकुलर हिपेक्टोमी विच इंडिकेट द सिग्नल फ्रॉम द बॉडी रेगुलेट लिवर मास prescriptively plus and minus until desired mass is reached. The response is considered cellular regeneration, a form of the compensatory hepatotomy when the function and the mass of liver regenerate if kidney is damaged and remove the other enlarged to compensate the lost kidney called compensation। कोई चीज़ completely हट जाए और उसके जगह नया मिल्क बन जाए ना, तो उसको compensation बोलते हैं। पर इन केस ऑफ द लिवर क्या होता है कि उसका जो थोड़ा बचा भी पार्ट है वो अपने आप को रीग्रोथ करता है, रीजनरेट करता है, फॉर्म रेगुलेट लिवर, मतलब उसका जितना मास है उस मास तक पहुंच जाता है ना, अंटिल डिजायर मास इज रीच्ड। पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर आता रहता है, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव फैक्टर भेजेगा, भैया तुम्हारा लिवर बढ़ा, लिवर सिरोसिस हो रहा है, ठीक है, आपको तो कम ग्रोथ करो। तो कहते नहीं आपका लिवर इंक्रीज़ हो गया क्योंकि आपने कार्ब्स या फैट फूड ज़्यादा खाया, आपने अल्कोहल ज़्यादा कम पिया, तो आपको लिवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, पर अगर कंसनट्रेशन उसका साइज जो है कम है तो उसके डिज़ायर मास तक पहुँचने के लिए उसको पॉजिटिव फीड भेजें, हाँ और बढ़ो, अभी तुम डिज़ायर मास तुम्हारा उतना नहीं है। इधर रिस्पॉन्स इज कंसिडर सेलुलर रीजनरेशन कहलाता है, एक तरह से कंपनसेटरी ये हिपेक्टोमी कहलाती है। ठीक है, वैन फंक्शन एंड मास ऑफ द लिवर रीजनरेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 तरह का रीजनरेशन होता है, मॉर्फोलॉक्सिक, एपीमॉर्फोलॉक्सिक एंड कंपनसेटरी। अब हम इनके बारे में ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेम सेल मीडिएटेड रीजन। स्टेम सेल जो होता है वो हमें मालूम है सोर्स होता है रीजनरेशन, वो हाई कैपेबिलिटी ऑफ द रीजनरेशन, क्योंकि ये
बिल्कुल प्योर होती हैं, ठीक है, ऑफ लॉस्ट टिश्यू, ठीक है। ऑर्गन, हेयर शाफ्ट रीग्रोथ फ्रॉम स्टेम सेल इन द हेयर बल्ज एंड हिमेटोपोटिक स्टेम सेल, वी नो दैट वो सेल्फ रिन्यूएबल होती है और कितनी चीज़ों में वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। डिफ्रेंशिएशन फंक्शनल एक्टिव फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, फर्स्ट डिवाइड देन डिफ्रेंशिएट, ओके। हम बात करते हैं पहले क्या होगा, वो डिवाइड होंगे तब डिफ्रेंशिएट होंगे। अब डी डिफ्रेंशिएट, रीजन फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू सिंपल स्टेट, मतलब पहले क्या था आपका अगर हम ऐसे एग्जाम्पल ले, आपका हाथ कट गया, तो हाथ कट गया तो वो पहले तो वो मॉडिफाई फॉर्म में था ना, अब उसको दोबारा से बच्चा, कोई बच्चा छोटे से बड़ा होता है ना, तो उसमें कितने सारे चेंजमेंट आ जाते हैं। अब बड़े से उसको दोबारा छोटा, मतलब वो ग्रो करने की स्टेज में आया ना होगा, तो उसको अपने सारे जितने उसने चेंजमेंट लिए थे उसको सब छोड़ने पड़ेंगे ना। तो स्पेशलाइज्ड फॉर्म से उसको क्या सिंपल स्टेट में आ जाएगा सेल। फिर जब से वो सिंपल स्टेट में आएगा, कहते हैं अब आप खाली दिमाग है, आपका भरा दिमाग था, आप कुछ नहीं, खाली दिमाग है, तो आप उसमें रिगेन कर सकते हो, कैपेसिटी को ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो मल्टीपल फंक्शन फॉर्म था उसको छोड़ के आप सिंपल स्टेट में आ गए। सेल अब क्या, सेल के पास कैपेबिलिटी आ जाएगी डिवाइड करने की, माइटोटिकली, सो दे कंसीडर डिवाइडिंग सेल। अब वो डिवाइडिंग सेल की तरह देखी जाएंगी, उनमें वो कोई काम नहीं करना, सिर्फ इस तरह डिवाइड होना है कि वो अपने पुराने स्ट्रक्चर को रिटेन कर ले। जब वो अपने स्ट्रक्चर को रिटेन कर लेंगे, फिर वो फंक्शनली अपने स्ट्रक्चर को कैपेबल करेंगे कि हाँ तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें जो जो काम करने चाहिए अब तुम वो कर सकते हो। रीडिफ्रेंशिएशन की लूजिंग द एबिलिटी टू डिवाइड बाई डी डिफ्रेंशिएट, प्रोडक्ट ऑफ द डी डिफ्रेंशिएशन। पहले क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब पहले डिवाइड होगा, डिफ्रेंशिएट हुआ। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या हुआ कि उसमें जो बहुत मतलब स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो नॉर्मल स्टेट में आ गया और अब उसके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी। अब री डिफ्रेंशिएशन में अब उसने अपनी जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी थी, अब हाथ 10 फीट का थोड़ी ना हो जाएगा, जितना उसको डिवाइड होना था उतना हो गया, अब उसने अपनी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को छोड़ दिया। डी डिफ्रेंशिएट स्टेट जो थी उसने खत्म कर दी। अब प्रोडक्ट ऑफ द डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, अब वो फंक्शनली एक्टिव होगा, सेल डिवाइड होगी, सेल मैच्योर होगी, सेल फंक्शनली एक्टिव होगी। तो अगर इसको बात करेंगे तो इसके तो फ्लो चार्ट क्या बन सकते हैं, या तो वो डी डिफ्रेंशिएशन होगा, री डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। अब वो फंक्शनली एक्टिव होगा, पहले क्या था वो फंक्शनली लॉस हुआ, फंक्शन हुआ, फिर वो यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन में क्या कर रहा था कि उसकी कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड बढ़ गया था। री डिफ्रेंशिएशन में क्या हुआ, कैपेबिलिटी जो थी उसकी डिवाइडेशन की वो लॉस हो गई, और डिफ्रेंशिएशन में क्या हो गया, वो फंक्शनली एक्टिव हो गया। अब अगर इससे बात करें तो ये भी सही है और ये भी। डिफ्रेंशिएशन में क्या हुआ, पहले वो डिफ्रेंशिएट हुआ क्योंकि हमको बनना था, ठीक है, बनने के लिए हमको क्या चाहिए था कि डिवाइड हो गए तभी तो डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर वो डिफ्रेंशिएट डी डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में आई, फिर री डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिक्स की। लिटिल न्यू सेल डिवीजन ग्रोथ, मतलब लिटिल और नया सेल डिवीजन ग्रोथ रीजनरेट मॉर्फोलॉजिक्स कहलाता है। स्ट्रक्चर अकल मेनली बाय द रीपैटर्निंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यू, मतलब रीपैटर्न करना जो एग्जिस्टिंग टिश्यू, कोई टिश्यू जो ऐसा था उसको दोबारा से ही बनाना पूरा, पर उसका जो शेप होगा वो छोटा हो जाएगा। रीस्टेबलाइज ऑफ द बाउंड्रीज, रीपैटर्न ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यू, दिस अ लिटिल न्यू ग्रोथ। हाइड्रा की बात करते हैं तो अगर जो ऊपर बीच का प्रपोर्शन हम कट करेंगे तो उससे एंटीरियर पोस्टीरियर बनेगा, पर वो पुराने हाइड्रा जितनी लंबाई उसकी नहीं होगी, साइज जो होगा वो छोटा होगा। रीमॉडलिंग एग्जिस्टिंग टिश्यू एंड डिस्टेबलाइज बाउंड्रीज। अब बात करते हैं एपीमॉर्फिक लिम्ब रीजन इन सैलेमेंडर। सैलेमेंडर में बात करते हैं तो इनमें लार्वल स्टेज में ही डिफरेंशिएटेड रीजनरेशन होता है, इनके एडल्ट स्टेज में नहीं होता है। इन्वॉल्व डी डिफरेंशिएशन ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर टू फॉर्म द अनडिफ। पहले क्या होगा, जो उनका एडल्ट स्ट्रक्चर था वो डी डिफ्रेंशिएटेड स्टेज में जाएगा, यानी उसका जो फंक्शनल लॉस होगा वो जो फंक्शन के स्पेसिफिक था, अब वो कैपेबिलिटी अपने पास गेन करेगा डिवाइड होने की। अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल दैट बिकम रिस्पेक्टिवली, तो अनडिफ्रेंशिएट हुआ फिर डिफ्रेंशिएटेड हुआ, क्योंकि अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब अब वो स्टेम सेल की तरह काम करेगा, उसको सिर्फ डिवाइड करना है, फिर वो डिफ्रेंशिएट होगा। हाँ, आप जितना डिवाइड हो चुका थे, जितनी तुम्हें जरूरत थी उतना तुम डिवाइड हो गए, अब तुम्हारे पास डी डिफ्रेंशिएटेड स्टेट आ गई, मतलब तुम डिवाइड हो चुके थे, डिवाइड हुए डिवाइड हुए और जितनी होनी चाहिए थी तुम्हारी ग्रोथ उतनी हो गई। अब तुम रिडिफ्रेंशिएशन में जाओगे तो अपनी डिवाइड की पावर को खो दोगे और तुम फंक्शनली एक्टिव होने के लिए डिफ्रेंशिएटेड स्टेज में जाओगे, ठीक है। जैसे हाथ कटा पहले, फिर अनडिफ्रेंशिएट हुआ क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ बल्ज तो है नहीं, फिर डी डिफ्रेंशिएट, उसके पास कैपेबिलिटी है डिवाइड होने की, डिवाइड हुआ, डिवाइड होते होते जब वो पूरा बन गया ब्लास्टोमियर तो उसके पास कैपेबिलिटी क्या आ गई कि अब तुम फंक्शनली एक्टिव हो, तुम्हें डिवाइड करने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन की। कंपनसेटरी रिजल्ट में जो होता है रीजनरेशन कैपेबिलिटी हाई होती है बाय ब्लास्टिमा। कंपनसेटिंग बात करें इन ह्यूमन इट डन व्हेन ऑर्गन डैमेज रिमूव और लेस ऑफ द फंक्शन, हाई इंक्रीज साइट बाय द ग्रोथ, कंपनसेटरी हिपेक्टोमी और इंक्रीज इन सेल डिवीजन, कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया और बोथ। लिवर बाय प्रोलिफरेशन एक्जिस्टिंग टिश्यू लिवर सेल डू नॉट फुल्ली डी डिफ्रेंशिएट वेयर रीडिफ्रेंशिएट द सेल्स लाइक नो ब्लास्टिमा नहीं बनता। इफ वन किडनी सर्जिकली रिमूव द सेल ऑफ द किडनी डिवाइड इट इंक्रीज रेट इवेंचुअली remain. Kidney can grow until in the mass approach the combined mass of the two kidney along the kidney compensation growth has been characteristic by number of
अदर टिश्यू ऑर्गन इंक्लूड लिवर, जेब्राफिश और हार्ट, किडनी में हम कंपनसेशन देखते हैं। द हेयर न्यू सेल डू नॉट कम फ्रॉम द स्टेम सेल, नॉट डू दे कम फ्रॉम द डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एडल्ट सेल। कोई ऐसी एडल्ट सेल की ऐसी कोई सेल नहीं होगी जो डिफ्रेंशिएशन मतलब वो डिवाइड होने के स्टेज, वो उसी का सेल जो होगा वो अपने आप को इतना अपनी जैसे इतनी सेल बनाएगा कि वो जो उसका पुराना मास था उस मास तक पहुँच जाए। ठीक है, द फर्स्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व द डी डिफ्रेंशिएशन एडल्ट स्ट्रक्चर टू फॉर्म एन अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल दैट दे बिकम रिस्पेक्टेड द टाइप ऑफ रीजनरेशन इज कॉल्ड एपिमॉर्फोसिस, इट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनरेशन। The second mechanism डिफरेंशिएशन ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर टू फॉर्म अनडिफ्रेंशिएटेड मास, मतलब अनडिफ्रेंशिएशन मास से डी डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो एपीमॉर्फोसिस में होगा। पर अगर हम बात करें मॉर्फोलैक्सिस से तो रीजनरेशन अकर होता है रीपैटर्निंग ऑफ एक्सिस्टिंग टिश्यू, मतलब जो टिश्यू खत्म हो चुके कंप्लीटली उसको रीपैटर्निंग करना और उसका साइज छोटा हो जाएगा, वो मॉर्फोलैक्सिस में होगा। इंटम टाइप कंपनसेटिव्स आर डिवाइड बट मेंटेन द देयर डिफरेंशिएशन फंक्शन, प्रोड्यूस सेल सिमिलर टू देयर शेप, डू नॉट फॉर्म अ मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड। दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन मैमेलियन लीवर में होता है। अगर एपीमॉर्फोसिस की बात कर मॉर्फोलैक्सिस की बात करें तो रीपैटर्निंग होगी एक्सिस्टिंग टिश्यू की, पूरा बनेगा पर साइज में छोटा हो जाएगा। एपीमॉर्फोसिस की बात करें तो एडल्ट सेल जो होगी वो रीजनरेट होगी, पहले अनडिफ्रेंशिएशन होगी, मास ऑफ सेल्स बनेंगी, डी डिफ्रेंशिएशन में जाएंगे, फिर वो रीडिफ्रेंशिएशन में बात। इसके एग्जाम्पल क्या चाहिए, लिम्फेन एम्फीबिया। मॉर्फोलैक्सिस का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा और प्लेनेरिया। कंपनसेटरी की बात करें लिटिल ग्रोथ होगी, सेम सेल से ही होगी, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेल नहीं जाएगी, ना अनदर सेल जो होगी वो अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेप में जाएंगी। जेब्राफिश, हार्ट, लिवर, किडनी। स्टेम सेल की बात करते हैं तो हार्ट सेल, हेमेटोपोइटिक हेयर शाफ्ट और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, आरबीसी, ये सब स्टेम सेल से ओरिजिनेटेड होती हैं। हाइड्रा की बात करें तो फ्रेश वाटर होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है यानी इसमें मीजोडर्म नहीं होती है, और फूट इस बेसल डिस्क होता है, हेड में इसके हाइपोस्टोमा होता है, कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एसेक्सुअली बडिंग। हाइड्रा कट इनटू 40 पीस, तो 40 कंप्लीटली हाइड्रा फॉर्म होंगे पर साइज में वो थोड़े से छोटे होंगे, तो ये मॉर्फोलैक्सिस के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे होता है हमें। ठीक है, 40 पीस में कट के सब बने मॉर्फोलैक्सिस। तो हाइपोस्टोमा को सेकेंड हाइड्रा के ट्रंक रीजन में ऐड कर दिया तो क्या होगा, वो रिवर्स बनेगा। तो पहले उसका बेसल रीजन आएगा देन हाइपोस्टोमा बनेगा। अगर बेसल रीजन को हाइपोस्टोमा के सेकंड में ऐड कर दिया तो पहले उसका हाइपोस्टोमा बनेगा देन बेसल रीजन फॉर्म होगा। ठीक है, अगर दोनों को ही सेंटर में ऐड कर दिया तो कुछ नहीं बनेगा, वीक एपिकल नो इंडक्शन होगा, वीक बेसल इंडक्शन बनेगा। ठीक है, द हाई ऑफ द लेवल ऑफ द हेड एक्टिवेट इन द डोर्सल लाइन, द जनरेशन ऑफ परसेंट इम्प्लांट दैट विल इंड्यूस फॉर्मेशन न्यू हेड, द हेड एक्टिवेट फैक्टर is concentrated in hypostoma and low line toward the basal disc. Hypostoma act as organizer, induce secondary axis formation. It produce head activated signal. Hypostoma is only self-differentiated region of the hydra. Hypostoma also produce a head inhibitor signal, formation of new organizer on the same new body from the host tissue. एक ही अपने आप को रेगुलेट करता है कि मतलब इतना ही दूसरा सर नहीं बनने देंगे एक इंसान में। ग्रेडियंट ऑफ WNT3 इज इंक्लूड बाय बीटा कैटनिन इज सीन एपिकल एंड ऑफ द अर्ली बट डिफाइन द हाइपोस्टोमा रीजन बट जिसके थ्रू WNT को इनहिबिट करता है, क्योंकि मालूम WNT का रिस्पॉन्सिबल जो होता है बीटा कैटनिन होता है, बीटा कैटनिन GSK3 का डायरेक्टली GSK3 बीटा कैटनिन का डायरेक्टली इनहिबिटर होता है। ठीक है, थ्रू आउट बॉडी एक्सेस एक्टोपिक टेंटिकल फॉर्म एट ऑल लेवल, ईच पीस ऑफ द ट्रंक हैज एबिलिटी टू स्टिमुलेट द आउटग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड। GSK3 नेगेटिव थ्रू आउट बॉडी बीटा कैटनिन, सो हर जगह हेड एक्टिविटी फैक्टर। तो GSK3 अगर नेगेटिव हो जाएगा तो बीटा कैटनिन कंसंट्रेशन हो जाएगी तो पूरे शरीर में सर दिखते रहेंगे, यानी कि तो बीटा WNT की कंसंट्रेशन हेड रीजन में हाई होती है और बेसल रीजन में नोडल कंसंट्रेशन हाई होती है, जो कि नोडल कंसंट्रेशन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंडेड रहता है। स्ट्रक्चर एक होता है जो कि इसकी फ्रिजल्ट जो C16 फ्रिजल्ट रिसेप्टर होता है ना, WNT का लिगेंड जो होता है वो उसको बाइंड नहीं करने देता WNT से, इसीलिए इसके बेसल रीजन पे नोडल होगा। ठीक है, व्हेन हाइपोस्टोमा इज ब्रॉट इन द कंसर्न विद द ट्रंक ऑफ एन एडल्ट हाइड्रा, इट इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ द ब्रांकियल जीन in which WNT manner just as a vertebral organization. जो ब्रांकी होता है वो WNT की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हेड इनपुट होस्ट हेड रिमूव, सो नो हाइपोस्टोमा, सो नो हेड फॉर्म। इफ हाइपर हाइड्रा इनपुट अ सेकेंड नॉर्मल, सो नॉर्मल फॉर्म, नो सेकेंड हेड फॉर्म। ओके, अब बात कर लेते हैं, बस थोड़ा सा ही बच्चा है कि हाइपोस्टोमा जहाँ जहाँ वहाँ हेड फॉर्म होगा, हेड एक्टिवेट भी करेगा, फूड एक्टिवेटर जो होगा हेड को इनहिबिट करेगा, हेड एक्टिवेटर फूड को इनहिबिट करेगा, दोनों ही कोरिलेट काम करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के इनहिबिटर होते हैं। म्यूटेंट L4 की बात करें, हाइड्रा फॉर्म इंस्टेंट फॉर्म बर्ड्स वेरी स्लोली एंड डज नॉट ओनली आफ्टर रीच अ साइज आफ्टर ट्वाइस, मतलब अगर L4 में म्यूटेंट हो जाएगा तो वो नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। ओवरऑल इज दैट। एपीमॉर्फोसिस की बात करेंगे तो एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि
पहले अनडिफ्रेंशिएटेड मास से डीडिफ्रेंशिएशन देन रीडिफ्रेंशिएटेड। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? इसका सैलेमेंडर की टेल, वुंड फॉर्म इन लिम्ब, सो एक्सप्रेस क्या, क्लॉटिंग हुई, हाथ कटा, वहाँ पे पहले खुला सेल्स थी, उसका क्या होगा, वुंड की एपिडर्मिस होगी, उसकी कवरिंग होगी, ठीक है, लेमिनर ए और सी के थ्रू पहले सबसे। तो सबसे पहले डिग्रेडेड प्रोटीएज एंजाइम बाय एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू आएगा। इट इंड्यूस, जो डिग्रेडेड प्रोटीएज जो होगा वो एंजाइम आएगा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू, ये डिफ्रेंशिएशन को इंड्यूस करेगा बाय द MI 5, 4 एंड 5 फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू को इनएक्टिवेट करेगा, जहाँ पे ना, और MSX को एक्टिवेट करेगा, प्रोलिफरेशन करेगा। प्रोलिफरेशन मतलब वहाँ वो कंटिन्यू डी डिफ्रेंशिएट स्टेज में आ गई, वो डिवाइड होंगी, प्रोग्रेस जोन ऑफ मीजोकाइम्स बनाएगा, बल्जिंग होगी, ब्लास्टिमा फॉर्म होगा, एपिकल एक्टोडर्मल सेल्स बनेंगी, थिकनेस आएगी वुंड के एपिडर्मिस में। जब वो कंटिन्यू डिवाइड हो चुके हैं, जितना होना था हो गया, अब वो रीडिफ्रेंशिएट में जाएंगे, फंक्शनली एक्टिव होंगे यानी कि डिफ्रेंशिएट होंगे। ब्लास्टिमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल एक्टोडर्मल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। नर्व सेल और प्रोलिफरेशन, अगर यहाँ पे एपिकल एक्टोडर्मल सेल नहीं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 नहीं और नर्व सेल प्रोलिफरेशन, तो ब्लास्टिमा होगी। लिम्ब प्लस नर्व नहीं है, लो लिम्ब प्लस आउटर सोर्स ऑफ नर्व, तो लिम्ब बनेगी, ठीक है। ब्लास्टिमा इट इज़ नॉट द कलेक्शन ऑफ अनस्पेसिफाइड मल्टीपोटेंट प्रोग्रेस सेल, रेदर सेल रिटेन द स्पेसिफिक। ब्लास्टिमा के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो कैसे डिवाइड करना, उसको सब माइंड सेट उसका सेट होता है ब्लास्टिमा के थ्रू। ब्लास्टिमा एक तरह से सिग्नल इंड्यूस करती है, हाँ आप कितना बनना है कितना नहीं बनना है। एपिकल AEC जो होता है ब्लास्टिमा को इंड्यूस करता है बाय फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, बट ओनली व्हेन नर्व प्रेजेंट, बीटा न्यूरॉन्स प्रोलिफरेट ब्लास्टिमा। स्टेम सेल मीडिएटेड प्लेनेरा की बात करते हैं तो स्टेम सेल का मीडिएशन जो डिफरेंट रीजनरेशन होता है वो प्लेनेरा में होता है। हेड और टेल का, कम हेड आधा टीयर किया तो टेल को बना लेगा, टेल आधा टीयर किया तो हेड को बना लेगा। अगर इन बिटवीन 3 पार्ट लिया तो एबनॉर्मल लेगा, नो डिफ्रेंशिएशन। स्टेम हेयर इज प्लूरिपोटेंट टाइप होती है, WNT नेगेटिव रहेगा तो हेड नहीं बनेगा, WNT पॉजिटिव होगा तो हेड हर जगह बनेगा। हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में हेड में WNT कंसनट्रेशन हेड में ज़्यादा होगी, टेल में कम होगी। और प्लेनेरा की बात करें तो प्लेनेरा में WNT कंसनट्रेशन टेल रीजन में ज़्यादा होगी, हेड में कम होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर दैट। अगला टॉपिक हम कल कवर करेंगे। बाय बाय।